ए वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो कि आप सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे दोस्तों रिपब्लिक डे को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज दोस्तों हम लोग 26 ऑफ जनवरी रिपब्लिक डे एक नेशनल फेस्टिवल को हम लोग दोस्तों सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब क्यों ना सेलिब्रेट करें। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम आज़ाद तो यूं तो हम लोग 15 ऑफ अगस्त को हो गए थे, लेकिन हम ये कहें कि हम अपने पैरों पर जो खड़े हुए थे, है ना, अपने पैरों पर हम सही तरीके से खड़े हुए थे, हम चलना सीखे थे। सही शब्दों में अगर हम बोले तो वो 26 ऑफ जनवरी 1950 को, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं पार्शियली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 दोस्तों, एंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्पोर्ट ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, है ना। तो पूरी तरीके से संविधान जो लागू हुआ था एक संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा जन्म जो है वो 26 ऑफ जनवरी को ही हुआ। दैट्स वाई हम लोग इसे रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ये क्लास एक सीधे हम मैं आप लोगों के मतलब इस समय रूबरू नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों के ऑप्शंस को, जो लोग आप लोग चैट करेंगे, जो लोग आप लोग बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो भी कमेंट्स डालेंगे, मैं उसको देखूंगा, रिव्यू करूंगा और देन मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है या फिर समझने में कुछ अंडरस्टैंडेबिलिटी में थोड़ी सी कुछ अगर प्रॉब्लम्स होती है तो देन यू कैन डिस्कस। ठीक है बच्चा, तो शुरुआत करते हैं ना। रिपब्लिक डे बिल्कुल सही है, बहुत बेहतरीन है। और कल से हम लोग फ्रॉम 26 जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर मतलब जिस तरीके से होती है क्लास वैसे किया करेंगे। आज चूंकि आप सभी लोगों को पता है 26 जनवरी है ना, फ्लैग होस्टिंग हर जगह होगी, हम भी सेलिब्रेट करेंगे, आप भी कर रहे होंगे, इसीलिए क्लास रेगुलर ना होकर के जो है रिकॉर्डेड चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप सो कि आप सभी लोग एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, लाइफ इज लाइक अ राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। मतलब साइकिल की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, अगर साइकिल अगर अगर राइड करते रहोगे, अगर चलाते रहोगे तो वो ना बैलेंस रहती है। आपने देखा होगा हम चला रहे हैं, है ना, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक हम चले भी जाते हैं यार, सच में। और अगर जरा एक पल सोचने वाली बात है, पर चलो अगर एक पल हम रुक जाए, अब रुक जाए, हम एकदम रुक गए, यकीन मानिए गिर जाएगी। तो वही है, मतलब लाइफ भी काफी हद तक उसी तरीके से, अगर मतलब अगर इसको बैलेंस रखना तो चलाते रहो यार, अगर रुकेगी तो प्रॉब्लम राइजेस होंगी। बहुत ही बात बेहतरीन की थी अल्बर्ट आइंस्टीन, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, है ना, सापेक्षता का सिद्धांत, कई सारी थ्योरीज दी थी जिनका हम आज भी लोहा मानते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक मामलों का प्रबंधन ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मूल अधिकार है यार, है ना। हम सभी लोग जानते हैं मूल अधिकार की दोस्तों, अगर हम बात करें तो पार्ट 3 के अंदर है मूल अधिकार। और मूल अधिकारों में अगर देखो, धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से अगर हम लोग थोड़ा पीछे के उससे जाएं तो हम जान ले भी लेते हैं, जान दे भी देते हैं, है ना। मतलब इस तरीके की विचारधारा हिंदुस्तान के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ी सी बलवती हुई थी, लेकिन अब तो हालांकि जब से थोड़ा सा यूथ जागरूक हो रहा है, अब ये भावना का कहीं ना कहीं दोस्तों प्रसार कम हो रहा है, और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत से बड़ा कोई दोस्तों मजहब नहीं होता, है ना, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, हमें मानना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट हो रहे थे जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था दोस्तों, है ना कहीं अंग्रेजों ने भी इसी बात का फायदा उठाया। अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं अगर एक होते तो आज पाकिस्तान जैसा और बांग्लादेश जैसा कोई सेपरेट स्टेट होता ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या कहा, मेरे बार बार कहने का मेरा मतलब क्या है, धर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मैटर करता है ना। बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है यार इसके अंदर, है ना। आप पॉलिटिक्स में भी देखते होंगे लोग कहीं ना कहीं धर्म के रूप पर मजहब के उससे बिहाफ से जो है लोग अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम सभी युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है और इन सब लोगों से अवेयर होने की जरूरत है दोस्तों।
चलिए खैर, इतिहास चाहे जो भी कहे, है ना? ओरिजिनलिटी चाहे जो भी करे, लेकिन हमारे संविधान में है, मेंशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। जब है तो भैया आएगा ना एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में आएगा हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो ध्यान रखिएगा 25 से लेकर के 28 से लेकर के दोस्तों 28 तक हमारे पास जो है, वो क्या है? हमारे पास रिलीजियस अफेयर्स से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इनको याद करने में लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। मैं कहता हूँ देसी तरीके से याद करो यार, कॉम्प्लिकेशंस में जाओ ही मत। जब तुम्हारा सिंपल एक वर्ड से काम चल रहा है तो आपको अंदर जाना ही नहीं है। अब देखो कैसे, सबसे पहले बड़े आराम से पढ़ो आर्टिकल 25। दोस्तों पता क्या कहता है? 25 साफ साफ ये कहता है हमें किसी भी धर्म को मानने, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने का अधिकार है। मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। हमें किसी भी धर्म को दोस्तों क्या करने, मानने और उसके अकॉर्डिंग बच्चा लोग हमें एक्ट करने का अधिकार है। अब सुनते रहना, देखो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन हम कम करेंगे लेकिन अच्छे करेंगे। अब देखिए मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा। आप चाकू लेके जा सकते हो? नहीं। आप चाकू को कैरी कर सकते हो? नहीं ना। आप बिल्कुल कैरी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिख हो तो आप कैरी करके रख सकते हो। तो ये क्या है? मतलब हमें अपने धर्म को मानने और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज उसके अंदर लिखी हुई है, जो एक्ट उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको एक्ट करने का भी अधिकार है। अगर कोई हमें रोकता है तो हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रिट फायर करेगा और हमारे जो धर्म की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करेगा दोस्तों। तो कुल मिला के 25 ये बोलता है हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने का अधिकार है। यहाँ पर एक छोटी सी केस स्टडी में लेके आता हूँ। जैनिज्म आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जैनिज्म में क्या होता है? संथारा प्रवृत्ति होती है। देखो कई जगह पर नाम मिलता है संथारा, कई जगह पर नाम मिलता है दोस्तों संलेखना, है ना? संथारा या फिर संलेखना ये ऐसी विधि होती है जिसमें ये माना जाता है कि थोड़ा जैसे ही एज थोड़ी सी परिपक्व हो, है ना, थोड़ी सी मेच्योर हो, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? फास्टिंग, स्टारवेशन, है, ये अलग अलग तरीके के नाम मिलते हैं। इनसे ये क्या करते हैं? अपने भूख से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ऐसा हुआ है जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है ना? चंद्रगुप्त मौर्य का ही एग्जाम्पल लो। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में दोस्तों जैनिज्म को अपनाया था और कर्नाटका में श्रवणबेलगोला, है ना, ब्रह्मगिरी पर्वत पर श्रवणबेलगोला में जाकर के उन्होंने क्या किया था? अपने प्राणों को भूख से, मतलब स्टारवेशन, है ना, संलेखना, है ना, फास्टिंग, ये सब सारी, संथारा, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया था। लेकिन दोस्त यार एक बात बताओ, ये मामला राजस्थान का है। एक परिवार में एक बड़े वृद्धजन हुआ करते थे। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और थोड़े दिनों के बाद अंदर से बदबू आने लगी, दरवाजे को तोड़ा गया तो वो एक्सपायर हो गए। बाद में उनको जो है उनका अंतिम जो है संस्कार जो भी होता है वो किया गया। अच्छा एक बात बताइए, एक मानवतावादी अगर चलने से देखा जाए, अगर एक एंगल से देखा जाए, तो आपको सुसाइड नहीं लग रहा? बल्कि हमारे यहाँ अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस भाई। आत्महत्या करना अपराध है, तो ये भी एक तरीके का है, अपराध ही तो है। तो राजस्थान कोर्ट ने इसके अंदर स्टे लगाया। तुरंत लोग भाग के गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट, और बोले रिस्पेक्टेड सर, वहां पर क्वेश्चन आया था किसी अच्छे लेवल के एग्जाम में दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था कि कौन से आर्टिकल की दुहाई दी थी कोर्ट में जाकर के लोगों ने? तो लोगों ने कहा रिस्पेक्टेड सर हमारा आर्टिकल 25 छीना जा रहा है, क्योंकि 25 कहता है हमें अपने धर्म के अकॉर्डिंग एक्ट करने का अधिकार है। और आप हमारा इतिहास, उन्होंने एविडेंसेस दिखाए, अपने पुराने जो ग्रंथ हैं उनको दिखाया, कहा देखिए साहब चंद्रगुप्त मौर्य जी ने भी किया था और कई लोगों ने किया है। तो इसको कोर्ट को मानना पड़ा। असल में इसके पीछे भी एक रीजन है। जैनिज्म के अंदर बोला ये गया है कि इंसान एक मेच्योर एज हो जाने के बाद उसका जीवन निकृष्ट हो जाता है। उसे ये भी नहीं पता होता है क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ होता है नहीं होता है, उसका शरीर जो है फिर उसके वश में नहीं रहता। और तिल तिल मरने से अच्छा है भूख से अपने आप को इस जीवन मरण के उससे आप आराम से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और प्रभु के चरणों में जो भी जिनको भी ओबे करते हैं उनमें क्या कीजिए, लीन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैनिज्म में अहिंसा को सबसे बड़ा वो माना गया है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक सही जैनी है तो रास्ते में अगर चींटियां जा रही हैं तो पहले चींटियों को चले जाने देगा, फिर वो जाएगा दोस्तों। तो इतना जबरदस्त है, यही वो कारण था कि ना तो सैनिकों में और ना ही किसानों में, किसानों में तो हल चलाना भी एकदम बना है, जैनिज्म में हल चलाना भी अपने आप में एक अपराध है ना। और बेसिकली अगर देखा जाए तो सैनिक तो भाई वो तो लोगों की गर्दन काटता है, तो वो तो एकदम इम्पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यही वो रीजन है कि जैनिज्म सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारे जो चार हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे ज्यादा जो फैला है वो किसमें फैला है? हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैश्यों में फैला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान रखिएगा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन जितेंद्र सर आपने तो 25 बताया, नहीं रुको तो सही यार। तो 25 क्या हो गया, यहीं पर रट लोगे। 25 हो गया हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 26 बोलता है कोई धर्म हमारा बन गया, बन के तैयार हो गया। अब धर्म बन के तैयार हो गया, बड़ा धर्म है, उसको मैनेज करने का भी अधिकार यार, मैनेजमेंट, है ना। देखा आपने ये पीठाधीश्वर, ये महापीठाधीश्वर, ये नेशनल पीठाधीश्वर है। तो मतलब हर धर्म के अंदर एक हिरार्की होती है ना।
हाँ, तो उसी तरीके से बच्चा लोग, तो यहाँ पर भी क्या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रबंधन आ जाए, समझ जाइए आर्टिकल 27 है ना? तो 20, ये 25 में क्या था? एक्ट था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक्ट था। 26 में क्या? मैनेजमेंट। एक याद रखो बस, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है बच्चा, बस कुछ नहीं याद रखना। अब अच्छा सुनो, इसको मैं देसी तरीका बताता हूँ, बिना रोकड़ा, बिना पैसे के, बिना मनी के मैनेजमेंट हो जाएगा क्या? नहीं। असल में 27 के अंदर किसकी बात की गई? मनी की, मतलब टैक्स की। असल में टैक्स की बात की गई है। टैक्स से रिबेट मिलती है अगर आपको रिलीजियस वर्क करते हैं, है ना? लेकिन उसको देसी तरीके से याद रखो, वो ज्यादा आसान रहेगा। मतलब मैनेजमेंट बन के तैयार हो गया, बिना पैसे के हो सकता है? जी नहीं हो सकता। तो 27 में क्या हो गया? टैक्स हो गया। और 28 कहता है हमें किसी भी धर्म, हमें अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, धार्मिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर रिलीजियस वर्शिप करने का भी अधिकार है। जैसे आपने देखा होगा विश्व हिंदू परिषद के जो विद्या मंदिर होते हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा श्लोक वगैरह, है ना, गीता पाठ, ये सब कराया जाता है। और अगर हम लोग चाहें, जितने भी आपके स्कूल्स हैं, जैसे आपके बच्चा लोग अगर देखा जाए मदरसे हैं, वहां पर कुरान की आयतों का पाठ कराया जाता है, ताकि बच्चा ना एथिक्स को सीखे, अपने कल्चर को सीखे। जितने भी स्कूल है जिनकी फंडिंग गुरुद्वारा ट्रस्ट करता है, वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का बच्चा लोग गुरबानी का पाठ वहां पर जो है कराया जाता है दोस्तों। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? आर्टिकल 28 का ही दोस्तों एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, है ना? तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मैं यहाँ पर आरआई कर देता हूँ, आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आरआई, ठीक है। अब आज के बाद मुझे नहीं लगता आपको कभी कंफ्यूजन आने वाली है ना बच्चा? ठीक है दोस्तों, तो 25 हो गया, हमें कोई भी एक्ट करने का अधिकार, 26 मैनेजमेंट करने का, 27 टैक्स से रिबेट, और 28 आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस वर्शिप, है ना, धार्मिक पूजा पाठ करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट इज, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? फटाफट से आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप लोगों के हिसाब से सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। हम्म। द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट इज, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? फटाफट से आंसर बताएं आप सभी लोग, क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों के हिसाब से, मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा बच्चा, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी यहाँ पर बात हो रही है, तो एक होता है जैसे एजीआई, हम लोग बात कर रहे हैं एजीआई। एजीआई दोस्तों बोले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, एडवोकेट जनरल को हम बोलते हैं महाधिवक्ता, ये महान्यायवादी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महान्यायवादी, मैं लिख देता हूं, महान्यायवादी। एडवोकेट जनरल क्या होता है? महाधिवक्ता, ये राज्य का होता है। महा महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसका होता है? ये राज्य का होता है। एडिशनल, एडिशनल जनरल, हाँ एडिशनल भी होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहली बात याद रखिएगा दोस्तों, एजीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सन होता है, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का पर्सन होता है। ठीक है, एजीआई को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। वहीं एडवोकेट जनरल को कौन करेगा? यहीं पर कर देते हैं, लो एजीआई हो गया, ये एजीआई हो गया, ए ऑप्शन अपना, ठीक है। और बी ऑप्शन हो गया अपना एजी, एडवोकेट जनरल। अब सुनते रहना बच्चा, इसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, है ना, एजीआई को। इसको कौन करेगा? इसको गवर्नर करेगा। ठीक है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कब तक अपनी पोस्ट पर रहेगा? जब तक प्रेसिडेंट सर चाहे। ये कब तक रहेगा? जब तक गवर्नर चाहे। ये कौन होता है? ये कैसा पर्सन होता है? जो लोकसभा राज्यसभा में कहीं बैठ सकता है, बोल सकता है, अपनी बात को रख सकता है, सिर्फ एक काम नहीं कर सकता दोस्तों, नो राइट टू वोट, है ना, वोट डालने का अधिकार नहीं है। अब ये तो बात केंद्र सरकार की होगी, राज्य में आ जाओ, राज्य में लोकसभा थोड़ी होती है, राज्य में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, मतलब विधानसभा, विधान परिषद। ये एक ऐसा पर्सन होता है दोस्तों जो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, मतलब विधानसभा, विधान परिषद में बैठ सकता है, बोल सकता है, अपनी बात को रख सकता है, सिर्फ एक काम नहीं कर सकता दोस्तों, वो है क्या? नो राइट टू वोट। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा। एजीआई बनने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का जज होने की क्वालिटी रखते हो, है ना, मतलब जो भी कंडीशन है वहां पर वो होनी चाहिए आपके पास में। एजी के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट का जज बनने की आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोनों चीजें होगी। तो चूंकि राज्य का सर्वोच्च विधिकारी, राज्य का मतलब यहाँ कंट्री से दोस्तों, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वो इस समय कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, के वेणुगोपाल। अच्छा, एडिशनल, एडिशनल के बारे में कोई बहुत सीधे तौर पे कुछ लिखा नहीं, जैसे एजीआई के लिए आर्टिकल 76 है, आपको जानकर हैरानी होगी, एडिशनल जनरल के लिए कोई कुछ है ही नहीं। कौन है समझ से? तुषार मेहता है, कि एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, चार भी रख सकते हैं, मतलब कुल मिला के एजीआई के सबको, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वो होता है ना, पूरे देश को वो, हालांकि ये तो सरकार का रिप्रेजेंटेटर, लेकिन फिर भी इसको भी कुछ लोगों की जरूरत हो सकती है, तो इसकी हेल्प के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं दोस्तों, है ना, जैसे सॉलिसिटर जनरल भी हम लोग कहते हैं, तो वो कौन है? मिस्टर के तुषार मेहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सर्वोच्च विधिकारी पूछा है, तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी
इज इंश्योर्ड अंडर अंडर अंडर, है ना। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इंश्योर्ड अंडर, मतलब जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और ऐसे जीवन नहीं, मतलब सम्माननीय जिंदगी, है ना, सम्माननीय तरीके से दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 19 है, ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल बच्चा लोग कौन सा है, आर्टिकल कौन सा रख दें, आर्टिकल 17 रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इंश्योर्ड अंडर, अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं जीवन और स्वतंत्रता, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्टिकल 21। बोले तो गन, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है यूट्यूब पर भी, इसको याद करने का सबसे बेहतरीन यही तरीका है दोस्तों। हम कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें ना किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। हम किसी की कनपटी पर गन रख के बोले कि भाई इस समय आर्टिकल 352 लगा हुआ है ना, 352 यार नेशनल इमरजेंसी लगी हुई भाई, मेरे आपको जाना होगा, नहीं, अब हम बिल्कुल नहीं कह सकते। हमें कुछ भी हो जाए यार दोस्तों, लेकिन किसी की भी जान लेने का दोस्तों हमको अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या होता है, ये आर्टिकल 352 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें कुछ भी हो जाए यार, अरे ये तो छोड़ो यार, वी हैव 1 2 395, एक से लेकर 395 नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तुम सारे के सारे लगा लो, सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेबल करा दो, लेकिन फिर भी आपको किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 21 बोले तो गन, ऐसे देसी तरीके से याद रखोगे तो शायद ही कभी भूल पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के अंदर किया गया दोस्तों। तो डी इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एंजॉय कर रहे हैं ना आप सभी लोग, आई होप सो कर रहे होंगे। अब मैं अभी तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मान के ही चल रहा हूँ आप लोग मेरे साथ हैं, है ना, और डिस्कशन कर रहे हैं, उसी तरीके से क्लास को एंजॉय करने की कराने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता कि मतलब सीधे सीधे एक ही बार पढ़ते चले, नहीं, हो सकता आपके अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैक्सिमम मेरी कोशिश यार यही रहेगी कि मैं उन क्वेश्चंस का आंसर अभी देता चलूं, मतलब क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। फिर भी अगर लगता है कुछ होने चाहिए तो आप जो है चैट बॉक्स में तो कर लिखोगे तो मैं नहीं, अभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जब वीडियो के लिखोगे देन मैं वहां पर चेक कर सकता हूँ, क्योंकि वो परमानेंट रहता है, आपको पता है ना। चैट बॉक्स जब हम पूरी वीडियो चलाते हैं तभी हम लोग देख पाते हैं। चलिए, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना बोले तो प्रेम्बल, ये वही प्रेम्बल है दोस्तों, है ना, प्रस्तावना ये वही प्रेम्बल है, हम भारत के लोग, है ना, ये वही प्रेम्बल है दोस्तों जिसको जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे 13 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा बच्चा, है ना। 9 दिसंबर याद आ रहा है कुछ, है ना। 11 दिसंबर याद आ रहा है कुछ, डेफिनेटली आ रहा होगा। 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक, है ना बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के अंदर। 2 दिन बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे टेम्पररी प्रेसिडेंट। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसी क्रम में अगर देखा जाए तो दो और जोड़ दो, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। उस समय तक यही क्लियर नहीं था, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि वो एग्जैक्टली हमको करना क्या है, बनाना क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यही है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव है, आगे चल करके हमारी प्रस्तावना का रूप लेगी। प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है, अगर कहीं पर हमारी पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं पर भी भाषा संदिग्ध है, शब्दों पर गौर फरमाइएगा, बड़ी फिलोसफिकल लैंग्वेज है यहाँ पर, लेकिन भावनाओं को समझिएगा। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हमारे संविधान में कहीं पर भी भाषा अगर संदिग्ध है, तो प्रस्तावना को रख के सोचिए, कितनी अच्छी बात कही। मतलब कुल मिला के प्रस्तावना किसी का बुरा कर ही नहीं सकती, किसी का अहित कर ही नहीं सकती। वहां पर सर्वधर्म भाव की बात हुई है, सभी लोगों के एम्पावरमेंट की बात हुई है, किसी को परेशानी ना हो, सब खुश रहे, इस तरीके की बात वहां पर की गई है। तो यहाँ पर कितनी बार संशोधन किया गया आप लोग बताएं, 5 बार, 4 बार, 1 बार या फिर 2 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रेम्बल के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही बार दोस्तों चेंजेस हुए हैं, उसके बाद आज तक कभी भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और वो चेंजेस हुए तो दोस्तों याद रखिएगा 42nd ऑफ अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 1976, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुए। यहाँ पर 3 वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से। एक तो सबसे पहले सोशलिज्म, सोशलिज्म जोड़ा गया था दोस्तों, है ना, समाजवाद। दूसरा सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। आप लोग मुझे बताइएगा पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों जो था सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी इंटीग्रिटी, है ना। लोग अधिकतर इसमें सोवरेन जोड़ देते हैं, सोवरेन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, हम अखंड हैं, कोई भी हमारी अखंडता को खंड खंड नहीं कर सकता। तो दोस्तों तब से लेकर के आज तक सिर्फ एक ही बार यार चेंजेस हुए दोस्तों, 1976 1976 के अंदर, उसके बाद आज तक कभी भी किसी भी तरीके के दोस्तों चेंजेस नहीं हुए।
तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कितनी बार संशोधन हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, ओनली एक बार, है ना। कौन से ईयर में? 1976। अच्छा, ये संविधान संशोधन इतना इंपॉर्टेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है। मतलब असल में इतना बड़ा है, इसके बारे में इतना डिस्कशन करोगे आपको आपको छोटा मोटा संविधान टाइप लगने लगेगा। इसीलिए संवैधानिक बहुत बड़ा इसका संवैधानिक दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंस है, बताएंगे किसी दिन आपको, टेंशन बिल्कुल ना ले बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यहां पर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा वर्णित है? फटाफट से आप लोग आंसर बताएं, फिर हम लोग जवाब देते हैं इस क्वेश्चन का। फटाफट जल्दी से प्लीज टेल मी द आंसर, क्या होना चाहिए। मैग्ना कार्टा नाम का जो ये लग रहा है आपको, ये सब है क्या? व्हाट एग्जैक्टली मतलब किस तरीके से काम करता है, क्या है क्या यार ये, है ना। समझ में आना मतलब एक परेशानी का सबब सा बन रहा होगा, बिल्कुल सबब नहीं बनना चाहिए दोस्तों। ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब मैग्ना कार्टा। देखो मैग्ना कार्टा, वैसे ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूएसए में, और यूएसए से भी पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटानिया हुकूमत, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ये वर्ड है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वहां पर राजा ने एक बार क्या किया, अपने सैनिकों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपनी जनता के लिए उसने क्या किया, इस तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस को ऐसे ऐसे करके वहां पर चस्पा करवा दिया। वहां पर ऐसे ऐसे बैनर पहले हुआ करते थे, है ना। और वहीं पर कहने आम आदमी के अधिकारों की बात की गई थी, तो इसको बोला गया मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा एक्चुअली हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं जहां पर बात की जाए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की, है ना। पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शक्तियों का पृथक्कीकरण। देखो अगर हम हिटलर की तरह अगर हम कॉन्सेप्ट को यूज करें, तो सारी शक्ति हमारे अंदर, ये सेंट्रलाइजेशन हो गया, और शक्ति हमने इधर उधर बांट दी, या फिर उनके पास जाएगी, उनके पास जाएगी, उनके पास जाएगी, वो उसको वो करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों डिसेंट्रलाइज, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन की जब भी बात आती है, तो मतलब मैग्ना कार्टा वर्ड जो है रिलीवेंस हमको लगने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे आप खुद बताइए। पार्ट 3 के अंदर आने वाला फंडामेंटल राइट्स है 12 से लेकर के 35 तक, या फिर पार्ट 4 के अंदर आने वाला डीपीएसपी है ना, पार्ट 36 से लेकर के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, या फिर पार्ट 2 के अंदर आने वाला सिटीजनशिप है, या अलग से 1976 1976 में यूएसएसआर से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटी। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, डी तो बिल्कुल नहीं है, बी भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सी भी बिल्कुल नहीं है, बी भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स खुद ही समझ जाओगे जहां पर अधिकारों की बात। देखो डीपीएसपी अगर छीन लिया जाएगा, आप कहीं जाओगे नहीं, मतलब जस्टिसिएबल नहीं है, जस्ट नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। मतलब आप कहो कि आपका ये छीन लिया गया, आप जाके कोर्ट जा रहे हो, नहीं, आप कोर्ट वोट नहीं जा सकते भाई, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, आप कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते, हरगिज आप कोर्ट नहीं जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर, तो इसीलिए याद रखिएगा, कोर्ट हम जा सकते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर छीन लिया गया है ना यार, तो रात के 12 बजे भी कोर्ट खुलेगी, कोर्ट को काम करना पड़ेगा अगर हमारा फंडामेंटल राइट छीना गया है तो। एक घड़ी के लिए हाई कोर्ट मना भी कर सकती है 226, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऑन एनी कॉस्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। यही वो रीजन है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को गारंटर भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए, मुझे लगता है आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब्स इंडिया ऑल्सो एज भारत। मतलब कौन सा लेख है जो भारत को भारत के रूप में वर्णित करता है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत, इंडिया इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा लेख भारत को भारत के रूप में वर्णित करता है, तो वो यह अनुच्छेद 1 है, ठीक है दोस्तों। चलिए, स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल, हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा मजा आ रहा होता अगर आप लोग यहाँ पर सामने प्रेजेंस होते, तब और मजा आता है ना भाई। तो बताएं फटाफट आपके हिसाब से दोस्तों क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, व्हाट वाज द हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों ये वो लेडी है जो 1925, 24 वाला भी अधिवेशन इंपॉर्टेंस रखता है। 1925 कहां पर हुआ था? कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कहां पर दोस्तों? ध्यान रखिएगा लोग, चलो कानपुर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता भी थी, तो ध्यान रखिएगा कौन है? सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों ध्यान रखिएगा यूएन के अंदर इन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था। इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, आप जानते ही। सुचेता कृपलानी किसी देश की पहली मुख्यमंत्री, दोस्तों ध्यान रखिएगा,
पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी मतलब देश की नहीं, किसी राज्य की, ठीक है। और सरोजिनी नायडू देश के एक राज्य की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर खिताब इनको क्रेडिट जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी कहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी बताइएगा, क्या उत्तर प्रदेश ही है कोई और है, आप लोग मुझे बताएं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो गया, महिला राज्यपाल के तौर पर सरोजिनी नायडू, क्योंकि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की। गांधी जी से कदम मिला करके चली है, ठीक है, बहुत ही एक्टिव मेंबर हुआ करती थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इज अ करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट, द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाय हिज ओन चॉइस लाइज बरीड इन। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, बाबर का शव अपनी मर्जी से दफनाया गया। सबसे पहली बात देखो याद रखिएगा, बाबर हिंदुस्तान के अंदर आया था 1526 1526 के अंदर, है ना, पानी पिया खाना खाया चल दिया घर गया और मर गया। 1526 बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ खानवा, द बैटल ऑफ चंदेरी, द बैटल ऑफ घाघरा, और लास्ट में मर जाता है दोस्तों, है ना। एक ऐसा बंदा जो अफगाना में पैदा हुआ था, लेकिन मुसीबत का पहाड़ जिसके सरों पर फूट गया, जिसके पापा को उसके चाचा जी के द्वारा एक्सपायर कर दिया गया, मार दिया गया दोस्तों, है ना। तो कुल मिला के मिर्जा शेख उमर मिर्जा, है ना, ये उमर शेख मिर्जा, नाम मिल जाता आगे पीछे, सो डो नॉट वरी अबाउट इट। तो कुल मिला करके ये भागा भागा आएगा दोस्तों, चूंकि इसके दिलों पे ये वैसे एक्सपायर आगरा में होगा, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आराम बाग, मैं लिखता हूं यहाँ पर आराम बाग, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आराम बाग आगरा, आगरा के अंदर दफनाया गया। लेकिन चूंकि इसके मन की इच्छा थी, अच्छा मन की इच्छा क्यों थी, इसके मन की दोस्तों इच्छा थी कि इसे काबुल में ही दफनाया जाए। अच्छा ऐसा क्या मन है इसका, इसके मन के पीछे भी एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि काबुल पहली रियासत है जो इसने तलवार के दम पर विजिट की है, तो इसीलिए काबुल का इसके दिल पर एक अलग तरीके का इम्पैक्ट है। इसीलिए अंतिम समय में इसकी इच्छा थी कि इसे काबुल में ही दफनाया जाए। तो स्टार्टिंग में इसे दफनाया कहाँ गया, आराम बाग आगरा के अंदर। आफ्टर सम टाइम इसकी अस्थियों को निकाला गया और पूरी तरीके से सुपुर्द खाक कर दिया गया, कहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, काबुल के अंदर, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो बाबर का शव अपनी मर्जी से दफनाया गया, कहाँ पर, आगरा में नहीं, बिल्कुल नहीं, आगरा में नहीं, कहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, समरकंद जी नहीं, फरगाना समरकंद, समरकंद में इनके चाचा जी रहा करते थे, फरगाना में ये इनके पिताजी रहा करते, पिताजी की हत्या कर दी जाती चाचा जी के द्वारा। इस तरीके इनका चैप्टर क्या हो जाता है दोस्तों, क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अपनी मर्जी दफनाया गया कहाँ पर, काबुल के अंदर। अगर मर्जी से नहीं दफनाया गया तो याद रखिएगा आगरा लगा देते आप। फिलहाल पूरी कहानी आप लोगों ने सुन ली है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। हु गॉट कंस्ट्रक्टेड ग्रांड ट्रंक रोड, भारत के अंदर जीटी रोड हमने अक्सर सुना है जितेंद्र सर, 47 है ना, नेशनल हाईवे 24, नेशनल हाईवे 47, कई बार सुना है ये सब, 47/A। लेकिन बेसिकली जीटी रोड लाया कौन था, कोई था एक बंदा जिसका ये मानना था कि रोड का ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा होगा तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो सहूलियत ज्यादा होगी, सहूलियत अगर ज्यादा होगी तो हम सही तरीके से एक्ट कर पाएंगे। तो ये मॉडर्न सोच रखने वाला एक पुराने जमाने में अगर दोस्तों देखा जाए, प्राचीन भारत में हमें एक पर्सन मिलता है जिसका नाम दोस्तों आप लोग खुद बताइए, इसका नाम शेरशाह सूरी है। असल में बचपन का नाम दोस्तों इसका फरीद हुआ करता था, और अपनी काबिलियत के दम पर ये शरवानी के यहाँ दोस्तों, हसरत खान शरवानी के यहाँ काम करने के लिए जाता है। एक बार जंगल खेलने गए, शरवानी इसको अपने साथ लेके चलते हो, जब आराम अता फरमा रहे थे, जंगल के अंदर के पार्ट से शेर अंदर से कूदा और बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए इसी फरीद नाम के बच्चे ने दोस्तों क्या किया, उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया और कुल मिला के शेर के 2 टुकड़े कर दिए। यही वो रीजन है दोस्तों कि अभी तक जो बच्चा जिसका नाम फरीद कहलाया जाता था, उसका नाम बदल के शेर खान हो गया। यही शेर खान आगे चल करके हुमायूं को हराएगा आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा। ध्यान रखिएगा, चौसा के बैटल के बाद दोस्तों इसका नाम जो हो जाएगा, वो अपने नाम को शेर खान से बदल के शेर शाह रख देगा, है ना, शेर शाह, शाह की उपाधि धारण इसने तभी की। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर सही आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बच्चों, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया। अगर ये क्वेश्चन कभी भी आता है तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको लगाना है यहाँ पर शेरशाह सूरी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। समझ में आ रहा है, से यस और नो, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, से यस और नो करते रहो यार, टेंशन लेने का नहीं बच्चा लोग, टेंशन देने का। चलिए, इन द बैटल ऑफ पानीपत बाबर फेस द आर्मीज ऑफ, है ना, पानीपत का बैटल, बेसिकली बैटल ना कहो यार, इसे प्रपंच कहो तो ज्यादा सही है ना। हिंदुस्तान के अंदर बेसिकली सबसे पहले तुगलमा पद्धति जो यूज की थी वो बाबर ने की थी। असल में तुगलमा पद्धति क्या होता है बताएंगे हम आपको। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली बार जिहाद दिया था किसने दिया था, बाबर ने। क्या होता है जिहाद बताएंगे आपको। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली बार तोपों का यूज किसने किया, बारूद का यूज किसने किया, ध्यान रखिएगा दोस्तों,
किसने किया था? बाबर ने। क्योंकि हम तो ये जानते थे तलवार से ही लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, ऐसे कड़म, कड़म, कड़म करके लड़ते रहते थे, बस हो जाता था। लेकिन अचानक धूम की आवाज़ चलेगी और भगदड़ मच जाएगी इब्राहिम लोदी में कि जनता की सेना में, और इस तरीके से दोस्तों डिस्ट्रॉय हो जाएगी इब्राहिम लोदी की सेना। ध्यान रखिएगा, पानीपत के युद्ध में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी की सेना से हुआ था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं हम आपको। 1206 जब से ये दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है तब से अब खत्म हो रही है ना 1526 में, क्योंकि 1526 में जैसे ही बाबर आएगा मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी। तो पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर के दोस्तों 1526 तक अभी तक एकमात्र इकलौता कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो युद्ध भूमि के अंदर, बैटल फील्ड के अंदर मारा गया हो। है ना? कितनी कितनी इंफॉर्मेटिव जानकारी थी। नहीं विश्वास होता, देख लो ना इतिहास में। दिल्ली सल्तनत 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरते हुए एक्सपायर हो गया। इल्तुतमिश अपनी नेचुरल डेथ से हुआ। रजिया सुल्तान उसकी हत्या कर दी गई। आराम शाह हत्या कर दी गई। है ना? बलबन नेचुरल डेथ से हुआ। बलबन के बेटे को जो है उसकी भी हत्या कर दी गई थी। कहने का मतलब क्या है? मारा तो गया है, ये तो मारा गया है, सही है, ये बात तो सही है, मारे गए हैं या फिर अपनी नेचुरल डेथ से एक्सपायर हुए हैं। किसी को पीलिया हो गया, किसी को अतिसार हो गया, इस तरीके से लोग एक्सपायर हो गए, लेकिन कोई भी बंदा लड़ते हुए नहीं मारा गया, लाइक टीपू सुल्तान टाइप। तो यहाँ पर वो भी नाम आता है। सबसे एक लास्ट थे, अब पहले भी थे, जो युद्ध भूमि के अंदर एक्सपायर हुए लड़ते लड़ते। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो कोई और नहीं है। वो पर्सन दोस्तों कौन है? कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इब्राहिम लोदी ही लगाएंगे। चलिए, 1526 के अंदर तुगलमा पद्धति आई और इस तरीके का हमको देखने मिला। भगदड़ मच गई। असल में इन्होंने तोपों को काफी पीछे की तरफ छिपा रखा था। जैसे ही इजाज से अपने सैनिकों को बाहर निकाल दिया, इब्राहिम लोदी की सेना को लगा ये तो लोग पीछे लौट रहे हैं, वो सारी की सारी मैक्सिमम उस खेमे में आ गई। अचानक धूम की आवाज चलती है, बगल वाले पर्सन का पूरा पूरा दोस्तों पर खर्चा उड़ा चला जाता है। ये देख करके बड़ी अजब तरीके की सिचुएशन लगी है और सारा का सारा दोस्तों चैप्टर गुल हो जाता है उन भाई साहब का। ठीक है, जिनका नाम, जिन्हें हम सभी लोग दोस्तों किसके नाम से जानते हैं? इब्राहिम लोदी के नाम से जानते हैं। और ये सूरज जो कभी 1206 में उगा था, 1526 में दोस्तों हमेशा के लिए दफन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, पानीपत के युद्ध में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी की सेना से हुआ था दोस्तों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली बच्चा लोग, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था, अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदारो, सिंध। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ डेड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो होता था। अब कौन है प्रेजेंट टाइम पे? कौन है प्रेजेंट टाइम पर? कौन है मुझे बताइएगा फटाफट। ये 2014 2014 की अपडेट है। 2014 में असल में खुदाई की तो पता चला, अरे इसका तो मोहनजोदारो से भी जो है बड़ा वो है, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया है। अब कल को अगर बनावली के पास या कल को अगर लोथल के पास खुदाई हो जाती है, वो बड़ा निकल आएगा, कोई इशू नहीं है। फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम पर, पहले मोहनजोदारो ही सबसे बड़ा था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन है सबसे बड़ा? मुझे बताइएगा आप लोग सभी लोग, क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर, देखो ध्यान रखिएगा बच्चा, इस सिविलाइजेशन का नाम ही हड़प्पा कहा जाता है। असल में इन द ईयर ऑफ 1921 जब इसे खोजा गया, उस समय हमें ये नहीं पता था कि अगले साल 1922 में हम मोहनजोदारो भी खोज लेंगे, नहीं पता था ना यार। उसके बाद आगे चल 2014 में हम लोग जो है राखी गढ़ी को भी और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, हमें नहीं पता था ये सब कुछ यार। वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज दोस्तों। लेकिन सबसे पहली बार जो खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया, तो उसी के नाम से सिविलाइजेशन का भी नाम हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। वैसे इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाना एकदम सही है, क्योंकि इंडस रिवर के किनारे पर, पूरे के पूरे किनारे पर बसा था दोस्तों ये पूरी पूरी डायनेस्टी। इंडस रिवर बहुत पुरानी है, पंजाब 5 नदियों में सबसे पुरानी इंडस है। इंडस के नाम का उल्लेख दोस्तों याद रखिएगा ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है, जो अपने आप में बहुत पुरानी और बड़ी बेतरतीब जैसी बात सी लगती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी भी, आपको दोस्तों यहाँ पर लगाना है हड़प्पा। ठीक है, मैंने कहा ना आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने हड़प्पा के नाम पर ही इस सिविलाइजेशन का नाम भी रख दिया। क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो बच्चा लोग, ए इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली भाई मेरे, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन स्क्रीन पर। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ, हड़प्पा सभ्यता की खोज। असल में लाइनें बिछाई जा रही थी, ट्रेन की लाइनें बिछाई जा रही थी, अचानक जो है इंजीनियर ने वहां के देखा कि बड़ी बड़ी अच्छी नक्काशी और बड़ी मजबूत ईंटें जो है लिए आ रहे हैं मजदूर का, कहाँ से का साहब, बगल वाले उसमें प्लॉट में बहुत सारी ईंटें निकल रही हैं।
बाद में देखा गया, पता चला तब तक वो एक दीवार पूरी की पूरी निपटा चुके थे। अरे ये तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मामला है, तुरंत आगे चल करके आते हैं ना। तो काफी हालांकि डिले भी किया गया इसके अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल तो जैसे ग्राउंड लेवल पर आया इसको काफी काम किया गया। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी, तो कभी भी एग्जाम्स में आएगा तो आपको दोस्तों क्या लगाना है बच्चा, हड़प्पन सभ्यता की खोज, तो 1921 1921 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, निम्न में से किसका प्रयोग पेंसिल के अंदर किया जाता है। पेंसिल अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो पेंसिल 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 लो, पेंसिल का एग्जांपल दे रहे थे, पेंसिल है नहीं, चलिए अभी तो नहीं है। पेंसिल अगर हम दोस्तों अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, पेंसिल के अंदर क्या होता है आपने देखा होगा, कुछ पड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का पड़ा होता है ना। किसी ने कहा था बचपन में, कहा था कि इसको पेंसिल को वो क्या करो आप, पेंसिल को शार्पनर से क्या करो, शार्प करो, तो जो निकलेगा वो लच्छा, उससे 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 क्या बनेगी, उससे इरेजर बनेगा। रब जाने कितना सही था कितना गलत था। आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, मतलब एक ऐसे ही मिथ था, हम मिथ के तरफ दोस्तों दौड़ते रहते थे, है ना बच्चा। ध्यान रखिएगा, वो जो पेंसिल के बीच में होता है ना, किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है। सिलिकॉन धोखे से भी मतलब लगा दीजिएगा, चारकोल तो हो ही नहीं सकता, फास्फोरस, अरे क्या बात करते हो यार। तो ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप एलिमिनेशन, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी दोस्तों आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली बच्चा लोग, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, केमिकल फार्मूला ऑफ फॉर वाटर इज, है ना, पानी का, जल का सूत्र क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मिलेगा तो वहां पर फॉर्मेशन होगी दोस्तों किसकी, जल की, वाटर की। तो सिंपल सभी लोग जानते हैं H2O होना चाहिए, है ना। D2O हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर, है ना। इसका काम मॉडरेटर के तौर पे किया जाता है, जो हमारे हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहां पर कैडमियम की छड़ें या फिर D2O का काम किया जाता है। ठीक है, D2O का यूज किया जाता है किसके तौर पे, मंदक का प्रयोग कर, मॉडरेटर मतलब चैन रिएक्शंस को रोकने के लिए दोस्तों, है ना, कंट्रोल्ड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए चलो तो पूरी तरीके से जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन, द गैस यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस कौन सी है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको सोचना है, आपको लॉजिक लगाना है, सोचो लॉजिक लगाओ यार, ऐसी गैस आपको भरना है जो अक्रिय है। अक्रिय का मतलब है उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगी दोस्तों। ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, अगर ये इस तरीके का कभी भी आता है ना, अक्रिय गैस भरी जाएगी, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, साइड सी बात है, बहुत ही बेसिक थिंग है दोस्तों, आपको लगाना नाइट्रोजन। अक्रिय है, असल में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है, और कितनी, थोड़ी बहुत नहीं यार, 88% है। सोचो, लॉजिक लगाइए, इतनी, सोचो 88% है, इससे ज्यादा है, आप लोग मुझे बताएं कितनी है, 88% है, 78% है, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। देखो, स्टार्टिंग के 4 पैरामीटर आपको पढ़ने हैं हर हालत में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं ये सारे के सारे पैरामीटर, ध्यान रखिए, है ना। हाँ, ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, फटाफट जल्दी से आंसर बताएं आप सभी लोग। चलिए आप लोग आंसर देते रहिएगा। फिलहाल याद रखिएगा, नाइट्रोजन हमारे पास सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन हमारे पास सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन का मेन वर्क क्या है यार, द मेन वर्क ऑफ नाइट्रोजन इज दैट, चीजों को तेजी से जलने से बचाती है, बस, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। चीजों को बच्चा लोग क्या करती है, तेजी से जलने से बचाती है, और कोई भी सिंगल दोस्तों इसका काम नहीं है। अगर नाइट्रोजन ना होती, हम नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं, पता है आपको, हम सांस खींचते तो नाइट्रोजन अंदर जाती है। मान लो हमने इनहेल किया, 78% है उसमें, और जब निकालेंगे ना तो उसमें भी 78% होगी। बल्कि जो हम खींचते तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और हम ऑक्सीजन का कंजम्पशन कर लेते हैं, तो जब बाहर निकलती है ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में और जो ऑक्सीजन है उसमें तो चेंजेस आ जाते हैं, जो हम सांस इनहेल करते हैं, मतलब निकलने वाली मात्रा, लेने वाली मात्रा और निकलने वाली मात्रा, दोनों में, ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में तो चेंजेस आते हैं, बस नाइट्रोजन जस की तस रहती है। मतलब नाइट्रोजन को हमने खींचा तो, लंग्स में गई तो, लेकिन बाहर निकल के एज इट इज वही आ गई, क्योंकि हमारे ह्यूमन जो ऑर्गन्स हैं दोस्तों, वो नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। आप सभी लोग जानते हैं ना, आपने देखा होगा फलीदार सब्जियां, है ना, राइजोबियम वाला, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपको साइंस में सरिया मैडम जिसने भी पढ़ाया होगा, आपने बच्चा लोग अगर देखा होगा, है ना, परजीविता का सिद्धांत, तो वहां पर आपने देखा होगा पौधे नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट से कन्वर्ट करते हैं, कभी कभी पत्तियां पत्तियां खा लेते हैं हम या फिर जानवर, तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हमारी हमारी जो साइकिल फूड चेन है उसके अंदर आ जाता है, वो बात अलग की है। लेकिन हम डायरेक्टली सीधा दोस्तों
जो है नाइट्रोजन को इनहेल कभी भी नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन असल में अक्रिय गैस है, तो अक्रिय है तो जाहिर सी बात है वहां पर जो फिलामेंट होगा वो गर्म होगा, जलेगा नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली बच्चा लोग, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस मतलब पृथ्वी पर उपलब्ध दोस्तों सर्वाधिक सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। अब ऑप्शन आपका कहता है गोल्ड होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए, प्लेटिनम होना चाहिए। अब कुछ लोग प्लेटिनम लगा देंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर लोहा सबसे गर्म, सर लोहा बोले तो हथौड़ा है ना, लगा देंगे, सोचो लॉजिक लगाइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा, डायमंड इज द करेक्ट आंसर, है ना। डायमंड, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डायमंड को अगर बहुत ज्यादा अगर हम गर्म करें, है ना, बहुत मतलब उसी तरीके से गर्म करें उतना ही जैसा वो अर्थ के अंदर होता है। आप जानते हो ना कोयले के खान में मिलता है हमको अलग से। तो यार अगर हम वही प्रेशर अगर जनरेट कर दें, वही टेम्परेचर वही प्रेशर अगर हम जनरेट कर दें, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है लैब में उतना कांस्टेंट रख पाना, कर दे तो ग्रेफाइट को डायमंड में और डायमंड को ग्रेफाइट में किया जा सकता है कन्वर्ट। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हालांकि वो बात अलग है कि अगर इसको लैब में किया जाता तो भैया पेंसिल के अंदर जो डायमंड कौन चाहेगा, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट उसे डायमंड में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए असल में दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो दोनों एक दूसरे के मतलब आप सब्स्टिट्यूट कह लो, भाई बहन कह लो, एक ही परिवार के सदस्य कह लो, लेकिन वैसे भाई साहब धरती आसमान का फर्क है। 3 रुपए की, अब तो नटराज भी काफी महंगी हुई है, 5-6 रुपए की हो गई है। एक 5-6 रुपए का मिलता है ग्रेफाइट, और एक जो है आपका जो है पूरा, आप तो जानते ही बेशकीमती है दोस्तों। ठीक है चलो नेक्स्ट, हैवी वाटर इज ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रिटियम बिल्कुल नहीं है, रेन वाटर बिल्कुल नहीं है, PS7 ये तो वैल्यू होती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा ड्यूटोरियम ऑक्साइड, जिसका मॉडरेटर के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, जहां पर मॉडरेटर मतलब ये असल में क्या करता है, ये न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लेता है, जिससे जो कंट्रोल्ड चेन जो चेन है ना, जो रिएक्शन है वो कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। इससे भी कर देते हैं, कैडमियम की छड़ों से भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। भारत के महालेखा परीक्षक को पद से इस प्रकार समान आधारों पर हटाया जा सकता है। द कैग कैग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इज लाइक मैनर ऑन लाइक ग्राउंड्स है। कैसे हटाया जा सकता है कैग को, आप लोग मुझे बताएं। जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, या प्रधानमंत्री को जैसे हटाया जाता है, या फिर नॉन ऑफ द एबव। आप लोग मुझे बताइएगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है दोस्तों, मैं इंतजार करूंगा। और बस इसी के साथ ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ताकि मैं भी थोड़ी सी कनेक्टिविटी यहाँ पर कर पाऊँ, मुझे थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो पाए, है ना, थोड़ा सा बातचीत हम लोगों के अंदर हो पाए। और ओके दोस्तों, और इन्हीं उसके साथ मुझे लगता है कि यहाँ से क्लास को करता हूँ मैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप सो कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा बच्चा लोग। और सभी लोग मुझे बाद में बताइएगा किस कहीं पर अगर कंफ्यूजन आई हो, वैसे आई नहीं होगी, बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन थे। मैंने कहा 26 जनवरी को ये रिकॉर्डेड क्लास है, थोड़ा सा बेहतरीन कुछ चला जाए आपके पास, ताकि आप लोग एंजॉय कर लें। आई होप सो कर भी रहे होंगे। ओके बच्चा लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। और थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है ना, जैसे जैसे साइमल्टेनियसली अगर आप लोग चैट बॉक्स लिखते रहते हो तो मतलब एक इंटरेक्शन टाइप बना रहता है, ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा लगता है यार, है ना, अकेले लेक्चर को रिकॉर्ड करना और फिर अकेले एजम्पशन करना कि आप साथ हैं, है ना, भूतों वाली फीलिंग है ना। लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन ना लो यार, मस्त तरीके से पढ़ाई करो बच्चा, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुम अगर तुम ठान लो, दुनिया नहीं यार, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इंसान अगर अपने आप को मना लेना, उससे बड़ा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। जिस दिन आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, यकीन मानिए उससे आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं होता होगा, है ना। KGF पे क्या गया, सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही है। लेकिन जिस दिन आपने मना लिया ना अपने आप को, आपसे बड़ा कोई योद्धा होगा ही नहीं। हालांकि माँ का एक अलग तरीके का, माँ माँ होती है ना। माँ के बारे में तो जितना छोटा छोटा शब्द है, एक अक्षर का शब्द है दोस्तों, माँ, है ना। लेकिन इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बड़े बड़े सूरमा जो है वो भी मुझे लगता है कि शून्य में विलीन हो जाएंगे, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस छोटे से वर्ड को, मतलब बिल्कुल, मतलब मीनिंगलेस, मतलब स्पीचलेस, मतलब ये एक ऐसा वर्ड है ना जो भावनाओं से ही चलता है, जिसके लिए शब्दों को बयां करने की मुझे लगता है कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना छोटा छोटा शब्द नहीं है, सागर है दोस्तों ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो भी हैं जैसा भी है किसकी वजह से, एक माँ के पीछे, माँ की वजह से ही है ना। वो कहते हैं ना, कहा भी जाता है कि हर सक्सेसफुल के पीछे, इंसान के पीछे स्त्री का ही हाथ होता है। लोग कहते हैं नहीं सर हमारी तो शादी नहीं हुई, कई सारे एग्जाम्पल्स दे देते हैं हम कि सर उनकी तो शादी नहीं हुई, है ना। बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं कि साहब उनकी शादी नहीं हुई। अरे फिर वही बात, थोड़ा सोचो यार, हो सकता है वो माँ
माँ के रूप में हो सकता है, वो बहन के रूप में हो, किसी तो रूप में हो सकती है, माँ होती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसी के साथ एक छोटा सा अच्छा सा मैसेज कितना बढ़िया बेहतरीन कन्वे हुआ। ओके बच्चा लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग मेहनत करते रहे, बिंदास रहे। ओके दोस्तों, इसी का थैंक यू एंड थैंक यू क्लास। और अगर कुछ डिस्कशन करना है, नया टॉपिक लाया जा सकता है, कौन सा लाया जा सकता है, किसी क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन है, तो टेलीग्राम में लिखेंगे जितेंद्र महिंद्रा, GITENDRAMAHANDRAS, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं। आप एक ग्रुप के अंदर पहुंचेंगे, उस पर ऐड होइएगा और आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, इसी के साथ थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत पर दोस्तों। ओके बाय बाय, टेक केयर। रात बहुत ज्यादा हो गई रिकॉर्ड करते करते, और ये कल आप लोग देख रहे होंगे। ओके बच्चा लोग, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बहुत बढ़िया।